डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज आप कह सकते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये मेरी नई सीरीज है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ वीडियो बनाइए। तो ये जो लोग आरआरबी, एसएससी या बैंकिंग या अन्य कोई दूसरे भी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। और जैसा आप लोग सुझाव देंगे आगे कमेंट बॉक्स में, हम उस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। ओके, सो लेट अस सी सम पॉइंट्स ऑफ जनरल स्टडीज। ओके, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जनवरी के महीने के, इस साल के, जनवरी के महीने के पॉइंट्स हमने कवर किया है इस वीडियो में। इसके बाद ऐसे हम फरवरी के पॉइंट्स कवर करेंगे। बारी बारी हर महीने के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको मैं अपने जनरल स्टडीज में कवर करूँगा। ओके, सो इसमें जो पहला पॉइंट है, ये पूरी स्लाइड्स में ये राष्ट्रीय जो नेशनल इवेंट्स है उससे संबंधित है। तो फर्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें दो पॉइंट रहता है कि जो इस साल 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया गया कौन सा था। तो उसका आंसर है 76वां था। और उसमें मुख्य अतिथि कौन रहे, वो एक सेकंड पार्ट है उसका क्वेश्चन का। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वो थे इसके चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि थे। तो उनके बारे में नीचे थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांतो 25 से 26 जनवरी 2025 को भारत के राजकीय दौरे पर रहे। राष्ट्रपति प्रबोवो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे। तो यहाँ पर पिछले साल 2024 में 26 जनवरी को कौन मुख्य अतिथि था वो पॉइंट भी कवर किया गया है। तो पिछले साल जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वो थे चीफ गेस्ट, और इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। ओके, देन सेकंड पॉइंट 15 जनवरी 2025 को 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान किसने भारत रणभूमि पर ऐप लॉन्च किया है। मतलब ये देखिए, हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसका कारण भी आगे ब्रीफ में दिया हुआ है। तो इस साल सेना दिवस के अवसर पर यह 77वां सेना दिवस था। तो भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में ब्रीफ नीचे दिया हुआ है। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल 77वें सेना दिवस 2025 का विषय था समर्थ भारत सक्षम सेना, जो राष्ट्रीय शक्ति और रक्षा क्षमताओं के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहली बार है जब सभी महिला अग्निवीर टुकड़ियों ने, जो अग्निवीर नया भर्ती आर्मी में शुरू हुई है, तो उसमें जो लड़कियों का जो टुकड़ी है, महिला अग्निवीर टुकड़ियों ने सेना दिवस परेड में भाग लिया। इसके अलावा
पुणे ने पहली बार सेना दिवस परेड की मेजबानी की, और इस बार सेना दिवस के परेड की मेजबानी कहाँ हुई? पुणे में हुई। तो ये भी एक माइंड में रखना चाहिए कि कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इस 77वें सेना दिवस की मेजबानी किसने किया? तो पुणे ने किया गया। गौरतलब है कि यह दिन उस अवसर की याद दिलाता है, और ये जो सेना दिवस मनाते हैं तो किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, कैसे उस दिन को चुना गया, उसके बारे में भी हमें जनरल नॉलेज रखना चाहिए। कि जनरल जो बाद में फील्ड मार्शल बने थे और स्टार्टिंग में जनरल थे, जनरल के.एम. करियप्पा ने वर्ष 1949 में, कहने का मतलब जब ब्रिटिश कमांडर से उन्होंने टेक ओवर किया तो उनकी रैंक जनरल थी आर्मी में, जो जनरल चीफ होता है। उसके बाद फील्ड मार्शल बहुत रेयर लोग बन पाते हैं, तो उनको फील्ड मार्शल का भी रैंक मिला था बाद में। 1949 में उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर F.R.R. बूचर, यानी बूचर से उन्होंने टेक ओवर किया था, जो ब्रिटिश जनरल था, भारतीय सेना का कमांडर, से भारतीय सेना की कमान संभाली थी, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। तो ये सब कार्य 15 जनवरी को हुआ था, इसीलिए इस दिवस को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो ये सब माइंड में रखना चाहिए। देन तीसरा ब्रीफ है, प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है? स्टार्टअप का मतलब जो नई कंपनियां लोग स्टार्ट करते हैं और फिर वो बड़ी कंपनी बाद में बन जाती है, तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। तो स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल चर्चा में है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत में 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को सेना दिवस और 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, जो जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो उस दिन तरह तरह के स्टार्टअप से संबंधित प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं। गौरतलब है कि 15 जनवरी 2016 को प्रथम स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह के दौरान, यानी ये जो स्टार्टअप दिवस मनाने की बात कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि 15 जनवरी को 2016 में 15 जनवरी को एक सप्ताह तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन प्रोग्राम चलाया था इस सरकार ने। तो उस समय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। परिणाम स्वरूप 2022 से प्रतिवर्ष, यानी सन 2022 से स्टार्ट किया मनाना, घोषणा तो 2016 में की गई थी, प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का उद्देश्य उद्यमशील उपक्रमों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना है, यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाना है। साथ ही आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है, मतलब हाईलाइट करना है उसके इम्पोर्टेंस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम लोग जुड़ें इस स्टार्टअप प्रोग्राम में। ओके, फिर आगे देखेंगे। ये जो फोर्थ पॉइंट है, हाल ही में किसके द्वारा कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर FTITTP का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो FTITTP प्रोग्राम है, इसके बारे में नीचे मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। इसको हमारे होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया। जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया तो उस समय वो अहमदाबाद में थे। ओके, सो इसका ब्रीफ ये है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी को अहमदाबाद से, यानी अहमदाबाद में थे इस समय, उद्घाटन किया, इसलिए बोल रहे हैं अहमदाबाद से मुंबई, इसमें कौन कौन से एयरपोर्ट पर ये प्रोग्राम रहेगा? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एयरपोर्टों को इसमें अभी स्टार्टिंग में जोड़ा गया है। बाद में अन्य इंटरनेशनल एयरपोर्टों को भी जोड़ा जाएगा। इन पर FTITTP का उद्घाटन किया।
एफटीआई टीटीपी केंद्र द्वारा विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। जब हमारा देश की आज़ादी 2047 में 100 साल पूरी हो जाएगी, तो उस समय उद्देश्य है कि विकसित भारत यानी एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत उभर कर आना चाहिए। तो भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इसे पहली बार जून 2024 में यानी पिछले साल जून में आईजीआई हवाई अड्डे टर्मिनल यानी दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उसके टर्मिनल 3 पर तैनात किया गया था, ताकि अन्य देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों और भारत के प्रवासी नागरिकों, जिसको ओसीआई भी बोलते हैं, यात्रियों के लिए तेज, सुचारू और अधिक सुरक्षित आव्रजन मंजूरी, इमाइग्रेशन, आव्रजन का मतलब है इमाइग्रेशन मंजूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की सुविधा मिल सके। गृह मंत्रालय के अधीन आव्रजन ब्यूरो कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ओके, सो ये जो इमिग्रेशन एजेंसी है ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ओके, सो यहाँ पे आपको ब्रीफ मैं समझाऊंगा नीचे एफटीआई टीटीपी क्या है। एफटीआई टीटीपी का फुल फॉर्म है फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन, यानी जो इमाइग्रेशन का काम है कि जो बाहर से लोग आते हैं तो उनका तेज़ी से लाइन में, एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा इमाइग्रेशन चेक के लिए लंबी लाइन लगी रहती है, सो उसको तेज़ी से किया जा सके ताकि एयरपोर्ट पे उनका समय ज़्यादा खराब ना हो। और फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, ओके, पूरा नाम है एफटीआई टीटीपी, फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP has been initiated to speed up the immigration clearance process for eligible persons from the following categories। जैसे हम आप जब विदेश यात्रा करके वापस अपने स्वदेश आते हैं तो हमें इमाइग्रेशन चेक से गुजरना पड़ता है, तो इसमें लंबी लाइन लगती है। उस लाइन को फास्ट में क्लियर करने के लिए ये एक साधन है। ओके, तो इसमें किस तरह के लोगों के लिए ये प्रोग्राम शामिल करता है। पहला तो इंडियन नेशनल, यानी जो भारतीय नागरिक हैं और बाहर ट्रैवल करके वापस आए हैं। दूसरा फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग ओसीआई कार्ड। ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कुछ देश में डुअल नागरिकता, कुछ देशों का इंडिया के साथ में आपस में MOU है, समझौता है कि डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। मतलब डुअल सिटीजनशिप का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे किसी ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली तो उसको हम लोग एकदम उसको ब्रिटेन का नागरिक नहीं मान लेते, उसको हम बोलते OCI बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ की सिटीजनशिप की कुछ चीज़ें उसको अभी भी प्राप्त रहती हैं, एकदम से टोटली नॉन सिटीजन नहीं बन जाता वो, तो उसके पास OCI कार्ड रहता है, तो उसको भी इस प्रोग्राम में जोड़ा गया है। अप्लीकेंट फाउंड एलिजिबल विल नीड टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट एंड फेस इमेज। जो बायोमेट्रिक चेकिंग होती है इस माध्यम के द्वारा किया जाएगा, FTI TTP के द्वारा। फास्ट में होगा फिंगरप्रिंट और फेस इमेज। In addition to required information as per data field provided in the application form, और जो भी डाटा की ज़रूरत है उसमें भरना पड़ेगा। The enrollment to the program shall be done after necessary verification and fulfillment of eligibility. However, those travelers who may be required by law enforcement agencies and courts to join investigations can be suspended from this program even after enrollment। इस प्रोग्राम में जिन लोगों का एनरोलमेंट हुआ है तो उनका तो काम चलेगा, लेकिन बाय चांस यदि जैसे किसी को कोई कोर्ट केस है, कोई इंक्वायरी केस है, तो उन लोगों को इसमें से निकाल दिया जाएगा। ओके, तो उनको फास्ट ट्रैक में नहीं रखा जाएगा। राइट, फिर हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को किस वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। तो ये तो बहुत सिंपल, सबको मालूम है कि 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा की गई है। तो डेट याद रखना चाहिए, 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। आमतौर पर प्रतिवर्ष यानी प्रति 10 वर्ष में
हर 10 साल पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पे कमीशन का गठन करती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग को लागू करती है। वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करना सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है। कानून के अंतर्गत जो पे कमीशन रिपोर्ट देता है नॉर्मली गवर्नमेंट लागू करती है, लेकिन कानूनी लीगल बाइंडेशन नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं और ये अब 8वां है। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से। सो वो एक तरह से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए। और जो पिछला वेतन आयोग था 7वां वेतन आयोग, उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। अभी भी उनका कार्यकाल बाकी है, 2026 में समाप्त होगा। और ये जो 8वां वेतन आयोग है, इसके जो अध्यक्ष है उसका नियुक्ति का नाम अभी तक नहीं आया है। ओके, अब इनके द्वारा किया जाएगा, क्या होगा जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तब पता लगेगा। नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया है। एक नया प्रोग्राम चलाया है। IMD मतलब ये जो अपना मौसम विज्ञान विभाग है उसके अंतर्गत, उसका मिशन का नाम है मिशन मौसम। ओके, तो ये भी चर्चा में है आजकल, मिशन मौसम। मिशन मौसम के बारे में थोड़ा और जानकारी मैं अगले स्लाइड में आपको दूंगा डिटेल में, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस, तो कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है इस साल 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया ये IMD का, मौसम विज्ञान विभाग का, तो 150वां स्थापना दिवस था, के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के भाग के रूप में दिल्ली में मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य देश को मौसम के प्रति तैयार, जैसे होता है अचानक तूफान आना, अर्थक्वेक आना या सुनामी आना या तरह तरह के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फोरकास्ट करने के तरीकों को और इम्प्रूवमेंट करना, इसी को बोलते हैं मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चरम मौसम, चरम का मतलब एक्सट्रीम, जब ये मौसम एक्सट्रीम कोई घटना होती है उसको चरम बोलते हैं, कि घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के कारणों की भविष्यवाणी करने और उनका जवाब देने की भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ के बजट के साथ, तो मिशन मौसम को मंजूरी जो दिया था बजट में 2024 में, वो 2000 करोड़ का बजट है। मिशन मौसम को मंजूरी दी। इसे मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नाम है MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस एक जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करेगा। उसके अंतर्गत 3 प्रमुख संस्थान हैं, उस संस्थान का नाम भी हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। उन 3 इंस्टीट्यूशन के द्वारा कार्यान्वित ये मिशन किया जाएगा। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, वो तीनों इंस्टीट्यूशन का नाम एक बार देख लीजिए आप। ये है इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द, वो 3 इंस्टीट्यूशन के नाम है ये, जो मौसम मिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे या उसको कार्यान्वित करेंगे। पहला तो IMD ही है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सब अर्थ साइंस जो मंत्रालय है उसके अधीन में काम करते हैं। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का डिपार्टमेंट है वो NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, NCMRWF, नोएडा में उसका केंद्र है, स्थित है। और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, सो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में ये संस्थान स्थित है। ये तीनों संस्थान मिलके मौसम मिशन को कार्यान्वित करेंगे। और MOES के बारे में थोड़ा ब्रीफ है, जनरल नॉलेज, कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज एंड कंडक्ट्स रिसर्च रिलेटेड टू अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के रिसर्च इसके मंत्रालय में होता है। सर्विसेज, वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज, ओशन एंड कोस्टल स्टेट सर्विसेज, हाइड्रोलॉजी सर्विसेज, सिस्मोलॉजी सर्विसेज,
एंड नेचुरल हजार्ड सर्विसेज। ओके, सो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है, सुनामी है, जल की खोज, ये और ओशन और कोस्टल से संबंधित जो राज्य सेवाएं हैं उसमें भी इसके शोध कार्य होते हैं। रिसर्च साइंटिफिक स्टडीज इन द सदर्न ओशन, जो अपना सदर्न ओशन है, सदर्न पार्ट है, वहाँ भी रिसर्च कार्य होता है। एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीन रिसोर्सेज। मैरीन रिसोर्सेज का मतलब होता है जो समुद्र के हमारे संसाधन हैं, समुद्र के संसाधनों का कैसा अच्छा उपयोग हो सके, उस पर भी इनका रिसर्च रहता है। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द पोलर रीजन्स, और ध्रुवीय क्षेत्रों पे एक्सप्लोरेशन का मतलब वहाँ भी रिसर्च का काम चलता है। अदर एक्टिविटी में इनका है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मैरीन रिसोर्सेज, जो समुद्र के संसाधन हैं जैसे ऑयल रिफाइनरी है, ये सब समुद्र में मिलता है। दूसरे जो सी फूड्स वगैरह हैं, रिसोर्सेज जो भी हैं, सो उन सब का कैसे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, कैसा एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी कौन सी होनी चाहिए, वो पूरा रिसर्च इनके अंदर होता है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ ओशन रिसोर्सेज। देन लोकेशन कहाँ है, तो दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज लोकेटेड एट पृथ्वी भवन, उसका नाम है पृथ्वी भवन क्योंकि पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है। लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। ओके, नेक्स्ट आगे देखें। 7वां पॉइंट, हाल ही में भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सल ने देश का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है। अभी तक ये सारा जो उपग्रह का लॉन्च वगैरह था ओनली गवर्नमेंट बॉडी करती थी। ये पहली बार है कि एक प्राइवेट बॉडी का इसमें प्रवेश हुआ है अंतरिक्ष तकनीक टेक्नोलॉजी में, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में। ओके, तो इसलिए ये चर्चा में है, इम्पॉर्टेंट है। उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, फायरफ्लाई पिक्सल। फायरफ्लाई पिक्सल, उसके बारे में ब्रीफ है। फायरफ्लाई पिक्सल का प्रमुख हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट समूह है, जिसमें अब तक के 6 सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाले वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट शामिल हैं। इसने अपने 6 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट में से 3 को कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स रॉकेट पर लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में है। स्पेस एक्स इसका है, तो ये जो अपना एलन मस्क साहब है, स्पेस एक्स उनकी कंपनी है, जो ट्विटर जिनके पास था अभी सेल कर दिया उन्होंने ट्विटर को। तो स्पेस एक्स के मालिक जो है वो एलन मस्क साहब हैं, बड़े हैं, यूएसए के बड़े लोग हैं। सो उनके रॉकेट पे लॉन्च किया इन्होंने। इसका थोड़ा और जानकारी हम अगले स्लाइड में आपको देंगे। देन 8वां पॉइंट है, भारत ने अपने तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है। यानी अभी तक 2 लॉन्च पैड थे, अब तीसरा लॉन्च पैड है, जो कहाँ पे अवस्थित होगा, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उसको शॉर्ट में बोलते हैं SDSC, श्रीहरिकोटा सतीश धवन के नाम पे है अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो इसके बारे में ब्रीफ नीचे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर एक धुरी के आकार का द्वीप है। आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है, तो वहाँ पे एक छोटा सा द्वीप के आकार का, धुरी के आकार का द्वीप है। गौरतलब है कि SDSC देश का एकमात्र अंतरिक्ष बंदरगाह है जहां से अंतरिक्ष यान और उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। सो एकमात्र अंतरिक्ष बंदरगाह है ये, यानी स्पेस का बंदरगाह है। ओके, फिर आगे स्पेस पोर्ट कह सकते हैं आप। फिर आगे हम देखेंगे, ये जो प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है सैटेलाइट, उसका बारे में ब्रीफ दिया है। Pixel, a Bangalore-based space technology company, has launched India's first private hyperspectral satellite। तो इम्पॉर्टेंट और चर्चा और न्यूज में क्यों है, उसका कारण ये है कि क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी ने ये काम किया। अभी तक ये पूरा काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। ओके, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कंस्टेलेशन, तो उसका नाम है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई एब्रॉड स्पेसएक्स, यानी कैलिफोर्निया से किया इन्होंने, तो एब्रॉड हो गया, विदेश से किया है। ट्रांसपोर्टर 12 मिशन, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप इंडिया स्पेस सेक्टर।
Firefly is a constellation of hyperspectral satellite designed to provide detailed Earth observation capabilities. यानी पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए डिटेल्स और इम्पॉर्टेंट है, वो ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत करेगी बाद में. Why is it important? This launch signifies the entry of private players into a domain traditionally dominated by government agencies in India's space sector. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो गया कि अब प्राइवेट सेक्टर का भी स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रवेश हुआ है और जोरदार तरीके से हुआ है. ओके, फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9. 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जेड मोड़ सुरंग, जो श्रीनगर में है, कश्मीर जे.एंड.के में है, तो उसका नाम था जेड मोड़ सुरंग. उसका नाम बदल कर नया नाम रखा गया. उसका नाम अब कर दिया गया सोनमर्ग सुरंग. जेड मोड़ इसलिए रखा गया था कि कोई जेड के आकार का वहाँ टर्निंग था, लेकिन बाद में नाम बदल के सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया है, तो इसलिए चर्चा में है. यह सुरंग जम्मू कश्मीर के गंदेरबल इस जिले में स्थित एक रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है. जेड मोड़ सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रीनगर से लद्दाख तक पूरे वर्ष हर मौसम में संपर्क प्रदान करना है. नहीं तो क्या होता था, बर्फ गिरने के दौरान श्रीनगर लद्दाख के बीच में ये हाईवे बंद हो जाता था और संपर्क कट ऑफ हो जाता था. यह श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्रों के बीच सुरक्षित संपर्क प्रदान करेगी पूरे साल तक. ओके, द नंबर 10 पॉइंट है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या रखा गया है. प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, तो इसका विषय रखा गया है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान. यानी जो हमारे भारतीय मूल के लोग बाहर रहते हैं उनको बोलते हैं प्रवासी भारतीय. उनका हमारे भारत के विकास में बहुत योगदान है. तो इसलिए इस साल जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम का नाम ही रखा गया है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान. प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी प्रति 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है. तो ये ध्यान में रख लीजिए कि 2 साल में एक बार मनाया जाता है, हर साल नहीं मनाया जाता है. और किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है. 18वां पीबीडी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 उड़ीसा सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया. 9 जनवरी को मनाया जाता है. 2-3 दिन प्रोग्राम चला है ये. इसे विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान थीम के तहत मनाया गया. प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी सम्मेलन की स्थापना 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी. गौरतलब है कि इसके लिए 9 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, उसका पीछे कारण है. ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत आए थे. तो उस यादगार में 9 जनवरी को चुना गया कि हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे. उसी दिन 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि बैरिस्ट्री के प्रैक्टिस भी कर रहे थे और वहाँ के आंदोलन में भी हिस्सा ले रहे थे गांधी जी. तो 1915 में 9 जनवरी को लौट के आए. तो उस यादगार में जब ये शुरू किया गया प्रोग्राम 2003 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने उसी दिन को चुना कि महात्मा गांधी जिस दिन लौट के आए थे उस दिवस को हम प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी मनाएंगे. 2 साल में एक बार मनाया जाएगा. ओके, तो इस क्रम में हम आगे भी आपके लिए इस तरह जनरल स्टडीज का वीडियोस लाते रहेंगे. सो प्लीज़ आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए. कोई भी आप इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अवश्य लागू करूँगा. Okay, thank you. Finally, thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.